जब राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा ने निशा के बेरहमी को देखी तो राजकुमारी आशा ने निशा से बोली, क्या बात है निशा, तुम तो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गई हो। और इतना बोलकर राजकुमारी आशा निशा को देखने लगी। और जब निशा ने राजकुमारी आशा के बातों को सुनी तो निशा ने हंसते हुए बोली, ये तो बस इंसानी जानवरों के ऊर्जा पत्थर का कमाल है। और इतना बोलकर निशा वहीं पर बैठ गई और उस ऊर्जा पत्थर की ऊर्जा को सोखने लगी। और जब राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा ने निशा को ऊर्जा पत्थर की ऊर्जा को सोखते हुए देखी तो राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा निशा की रक्षा करने के लिए वहीं पर रुकी रही। और जब कुछ घंटों के बाद निशा ने अपनी आंख खोली तो राजकुमारी आशा ने निशा से बोली, क्या बात है निशा, तुम्हारी शक्ति तो एक स्तर और भी बढ़ गया है और अब तुम लेवल 10 के पहले स्टार तक पहुंच चुकी हो। और इतना बोलकर राजकुमारी आशा हैरानी भरी नजरों से निशा को देखने लगी। और जब निशा ने राजकुमारी आशा के बातों को सुनी तो निशा ने हंसते हुए बोली, हाँ मुझे भी हैरानी हो रही है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इस भालू का ऊर्जा पत्थर मुझे इतना फायदा देगा। और जब आशा ने निशा के बातों को सुनी तो राजकुमारी आशा ने अपना सिर हिला दिया। और तभी राजकुमारी रोशनी बोली, अच्छा अब बहुत हुआ, अब चलो स्वर्गराज वंश आश्रम में वापस चलते हैं। और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी स्वर्गराज वंश आश्रम की ओर जाने लगी। और वही दूसरी तरफ सत्य एक सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था। और तभी रास्ते पर सत्य को 5 ताकतवर योद्धा मिला, पर सत्य ने उन 5 योद्धाओं को देखकर उन 5 को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। और जब सत्य उन 5 योद्धाओं से एक ही कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी उन 5 में से एक योद्धा ने सत्य से बोला, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि तुम बिना हमारे मर्जी के यहाँ से जा सको। और इतना बोलकर उस योद्धा ने सत्य पर जोरदार हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस हमले को महसूस किया तो सत्य ने जल्दी से पीछे पलटा और फिर उस योद्धा के हमले को रोक दिया। और जब उस योद्धा ने ये देखा कि सत्य ने उनके हमले को रोक दिया है तो वह योद्धा काफी गुस्सा हो गया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, लड़के तुम्हारी इतना हिम्मत कि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। और इतना बोलने के साथ ही उस योद्धा के आंखें किसी शैतान की तरह लाल हो गया और आवाज भी किसी शैतान की तरह हो गया। और जब उन 4 योद्धाओं ने अपने एक साथ की शैतानी ऊर्जा को बाहर आते हुए देखा तो उनमें से एक योद्धा बोला, ये लड़का आखिर है क्या जिसे सामने आते ही शैतानी ऊर्जा बेकाबू हो गया है। वह योद्धा इतना बोला ही था कि तभी उन 4 योद्धाओं का आंख बदल गया और उन 4 योद्धाओं के शरीर से भी भयानक लाल रंग की ऊर्जा निकलने लगा। और जब सत्य ने उन 5 योद्धाओं को देखा तो सत्य समझ गया कि इन 5 ने भी अपना ताकत को बढ़ाने के लिए काली ऊर्जा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और जब सत्य को ये समझ में आया तो सत्य ने शांति से बोला, चलो आखिर मैं भी देखता हूँ कि काली ऊर्जा से तुम सब कितने ताकतवर हो गए हो। और इतना बोलकर सत्य ने उन 5 योद्धाओं को हमला करने का इशारा किया। और जब उन 5 योद्धाओं ने सत्य के इशारे को देखा तो वह 5 योद्धा काफी गुस्सा हो गया और फिर एक योद्धा ने अपने हाथों में भयानक लाल ऊर्जा इकट्ठा कर लिया और फिर सत्य पर हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस योद्धा के हमले को देखा तो सत्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर उस योद्धा का हमला सत्य के हथेली से टकरा गया। और जब उस योद्धा की हमला सत्य के हथेली से टकराया तो एक तेज धमाका हुआ और फिर वह योद्धा एक झटका खाकर पीछे हट गया। और जब उन सभी 5 योद्धाओं ने ये देखा कि सत्य इतने भयानक हमले के बाद भी अपने जगह से 1 इंच तक नहीं हिला। और ये सब देखकर एक योद्धा बोला, ये लड़का आखिर है कितना ताकतवर, रुपेश भाई के ताकतवर हमले से 1 इंच तक नहीं हिला। और इतना बोलकर वह 4 योद्धा रुपेश भाई को देखने लगा। और जब रुपेश ने अपने 4 साथी योद्धाओं के बातों को सुना तो रुपेश ने गुस्से में बोला, लड़के अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है।
और इतना बोलकर रुपेश भाई ने चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफों, तुम चारों बस खड़ा होकर तमाशा देखना चाहते हो क्या? और इतना बोलकर रुपेश भाई ने कठोर नजरों से उन चारों योद्धाओं को देखने लगा। और जब उन चारों योद्धाओं ने रुपेश भाई के कठोर नजरों को देखा तो वह चारों योद्धा बिना कुछ बोले ही रुपेश भाई के पास आ गया और फिर उन पांचों योद्धाओं ने एक साथ सत्य पर हमला कर दिया। और जब सत्य ने उन पांचों योद्धाओं के मिलीजुली हमले को देखा तो सत्य के चेहरे पर थोड़ा हैरानी आ गया और फिर सत्य ने खुद से बोला, ये यूनिवर्स हो या फिर वो यूनिवर्स, शैतान आखिर शैतान ही होता है। और इतना बोलकर सत्य ने अपने हाथों में ऊर्जा को इकट्ठा किया और फिर उन सभी योद्धाओं के हमले पर हमला कर दिया। और जब रुपेश भाई और सत्य का हमला आपस में टकराया तो एक तेज धमाका हुआ और धमाके के साथ सत्य कुछ कदम पीछे हट गया। और जब रुपेश भाई और बाकी के योद्धा ने सत्य को पीछे हटते हुए देखा तो उन सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। और जब सत्य ने रुपेश भाई और बाकी के योद्धाओं को हंसते हुए देखा तो सत्य ने शांति से बोला, ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि मैं किसी को मारने से पहले उसे खुशी मनाने का मौका देता हूँ और अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। और इतना बोलते ही सत्य के हाथों में बिजली रोशनी आ गया। सत्य ने बिजली रोशनी को बाहर निकाल लिया और जब रुपेश भाई और बाकी के योद्धाओं ने बिजली रोशनी को देखा तो रुपेश भाई और बाकी के सभी योद्धा काफी हैरान हो गया। और फिर रुपेश भाई ने हल्का परेशानी में बोला, मारे गए इस लड़के के पास तो भयानक कुदरती रोशनी है, पता नहीं कि हम इस लड़के से जीत भी पाएंगे या नहीं। और इतना बोलकर रुपेश भाई अपने सभी साथी योद्धाओं को देखने लगा। और जब उन चारों योद्धाओं ने रुपेश भाई को परेशान होते हुए देखा तो उनमें से एक योद्धा बोला, रुपेश भाई, भले ही इस लड़के के पास भयानक कुदरती रोशनी है, पर मुझे महसूस हो रहा है कि ये लड़का उस रोशनी को ठीक से काबू नहीं कर पा रहा है और यही हमारे लिए फायदे की बात है। और इतना बोलकर वह योद्धा रुपेश भाई को देखने लगा। और जब रुपेश भाई ने उस रोशनी पर गौर किया तो रुपेश भाई को ये महसूस हुआ कि सत्य बिजली रोशनी को सही से काबू नहीं कर पा रहा है। और इतना महसूस करते ही रुपेश भाई ने अपना तेवर बदलते हुए बोला, लड़के, भले ही तुम्हारे पास कुदरत की भयानक रोशनी है, पर तुम इसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हो और इतना ही बात तुम्हें मारने के लिए काफी है। और इतना बोलकर रुपेश भाई और बाकी के सभी योद्धाओं ने मिलकर सत्य पर एक भयानक हमला कर दिया। और जब सत्य ने रुपेश भाई के हमले को देखा तो सत्य ने मुस्कुराते हुए बोला, बंदर, क्या जाने अदरक का स्वाद। और इतना बोलकर सत्य रुपेश भाई और बाकी के सभी योद्धाओं के हमले से बच गया। और फिर सत्य ने रुपेश भाई और बाकी के सभी योद्धाओं पर हमला कर दिया। और जब सत्य का हमला रुपेश भाई और बाकी के सभी योद्धाओं को लगा तो उन सभी ऐसा लग रहा था कि मानो भयानक बिजलियां उनके शरीर को फाड़ कर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और रुपेश भाई और बाकी के सभी योद्धाओं को इतना दर्द हो रहा था कि मानो उसका शरीर एक ही पल में फट जाएगा। और फिर वह रुपेश भाई और बाकी के सभी योद्धा दर्द से तपड़ने लगा। और जब सत्य ने रुपेश भाई और बाकी के सभी योद्धाओं को दर्द से तड़पते हुए देखा तो सत्य ने उन सभी योद्धाओं पर कोई रहम नहीं किया। और फिर सत्य ने एक और हमला बिजली रोशनी से रुपेश भाई और बाकी के सभी योद्धाओं पर कर दिया। और सत्य के दूसरे हमले के साथ रुपेश भाई और बाकी के सभी योद्धाओं की दर्दनाक मौत हो गया। और रुपेश भाई और बाकी के सभी योद्धाओं को मौत के उतारने के बाद सत्य ने उन सभी के लाश को एक नजर देखा तक और वहां से चला गया। और जब सत्य कुछ चला गया तो रुपेश भाई और बाकी के सभी योद्धाओं के शरीर से लाल रंग की धुआं निकला और फिर वह सभी धुआं एक इंसान में बदल गया जिसकी आंख खून की तरह लाल था। और फिर उस इंसान ने उस तरफ देखा जिस तरफ सत्य कुछ पल पहले गया था। और उस रास्ते को देखकर उस लाल इंसान ने एक भयानक हंसी हंसा और फिर लाल धुआं में बदलकर सत्य के पीछे चला गया।
और जब सत्य को अपने पीछे किसी की होने का एहसास हुआ तो सत्य ने अपने रौबदार आवाज में बोला, तुम जो कोई भी हो सामने आओ वरना मारे जाओगे। और इतना बोलकर सत्य अपने जगह पर ही खड़ा हो गया। और कुछ पल रुकने के बाद सत्य को कोई भी नजर नहीं आया तो सत्य ने अपने रौबदार आवाज में फिर से बोला, मैंने बोला न तुम मेरे नजरों से नहीं बच सकते हो, पर जो कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर लाऊं तो फिर ठीक है। और इतना बोलकर सत्य ने अपने बाएं हाथ से किसी का गर्दन पकड़ लिया। और जिसका सत्य गर्दन पकड़ा था वह इंसान सामने आ गया। और जब सत्य ने उसे देखा तो सत्य ने अपने कठोर आवाज में बोला, मुझे लगा ही था कि ये तुम ही होगे। और इतना बोलकर सत्य ने उस इंसान का गला और भी जोर से पकड़ लिया। और सत्य ने जिसका गर्दन पकड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि वह इंसान ही था जो रूपेश भाई और बाकी के सभी योद्धाओं के शरीर से निकले लाल धुआं से पैदा हुआ था। और फिर उस लाल इंसान ने अपना गला पकड़ते हुए सत्य से बोला, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक सुनहरा ऑफर लेकर आया हूँ। और इतना बोलकर वह लाल इंसान सत्य से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा। और जब सत्य ने उस लाल इंसान के बातों को सुना तो सत्य ने उस लाल इंसान की गले को छोड़ दिया। और जैसे ही सत्य ने उस लाल इंसान के गले को छोड़ा तो वह लाल इंसान एक खास तकनीक का उपयोग किया और फिर सत्य को अपने बस में कर लिया। और सत्य को अपने बस में करने के बाद वह लाल इंसान जोर जोर से हंसने लगा। और फिर उस लाल इंसान ने सत्य से बोला, अपना हाथ ऊपर करो। और इतना बोलती ही सत्य ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। और जब उस लाल इंसान ने सत्य को अपना हाथ ऊपर करते हुए देखा तो वह लाल इंसान और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा। और फिर उस लाल इंसान ने सत्य से आगे बोला, तो क्या तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो? और इतना बोलकर वह लाल इंसान सत्य को देखने लगा। और फिर सत्य ने हाँ में सिर हिला दिया। और जब उस लाल इंसान ने सत्य को हाँ में सिर हिलाते हुए देखा तो वह लाल इंसान हंसने लगा। और फिर सत्य से आगे बोला, तो क्या तुम ताकतवर बनने के लिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो? और इतना बोलकर वह लाल इंसान सत्य को देखने लगा। और फिर सत्य ने इस बार भी हाँ में सिर हिला दिया। जब उस लाल इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सत्य को राजी होते हुए देखा तो उस लाल इंसान ने हंसते हुए सत्य से बोला, मेरे पास आओ और मेरे सामने घुटने टेको। और इतना बोलकर वह लाल इंसान सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने उस लाल इंसान के बातों को सुना तो सत्य अपने आप ही उस लाल इंसान के पास जाने लगा। और जब उस लाल इंसान ने सत्य को अपने पास आते हुए देखा तो वह लाल इंसान जोर जोर से हंसने लगा, मानो उसने कोई बहुत बड़ा जंग जीत लिया हो। खैर अभी वह लाल इंसान हंस ही रहा था कि सत्य उस लाल इंसान के पास पहुंच गया। और उस लाल इंसान के पास पहुंचने के बाद सत्य ने उस लाल इंसान से बोला, सरप्राइज। और इतना बोलकर सत्य ने उस लाल इंसान पर एक जोर का हमला कर दिया। पर ये क्या सत्य के हमले का तो उस लाल इंसान पर कुछ असर ही नहीं हुआ, मानो कि वह कोई धुआं हो। और जब उस लाल इंसान ने सत्य को खुद पर हमला करते हुए देखा तो वह लाल इंसान काफी हैरान हो गया। और फिर उस लाल इंसान ने हैरानी से बोला, तुम अभी भी अपने होश में कैसे रह सकते हो? नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरे इस तकनीक से आज तक कोई भी नहीं बचा है, तो फिर आज पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? और इतना बोलकर वह लाल इंसान सत्य को हैरानी से देखने लगा। और फिर वह लाल इंसान सत्य को देखकर हंसते हुए बोला, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतने आसानी से हरा पाओगे? और इतना बोलकर वह लाल इंसान हंसने लगा। और जब सत्य ने उस लाल इंसान के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, भले ही मैं तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं पा रहा हूं, पर तुम ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम ऐसे ही यहां से भाग सकते हो। और इतना बोलकर सत्य ने एक बार फिर से उस लाल इंसान पर हमला कर दिया। और जब सत्य का हमला उस लाल इंसान को छुआ तो सत्य को ऐसा लग रहा था कि मानो सत्य ने हवा में हमला की हो।
और जब उस लाल इंसान ने सत्य के इस हमले को भी नाकाम कर दिया तो वह लाल इंसान जोर जोर से सत्य पर हंसने लगा और हंसते हुए सत्य से बोला, लड़के तुम बहुत कमजोर हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, कर लो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन और फिर देखो कि मैं तुम्हें कितना ताकतवर बना देता हूँ। और इतना बोलकर वह लाल इंसान सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने उस लाल इंसान के बातों को सुना तो सत्य ने अपने कठोर आवाज में बोला, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। और इतना बोलकर सत्य ने उस लाल इंसान पर फिर से हमला कर दिया और इस बार भी सत्य का हमला नाकाम हो गया। और जब उस लाल इंसान ने सत्य को अपने बात फिर से मना करते हुए देखा तो वह लाल इंसान एक ही पल में पूरा बदल गया। उस लाल इंसान के सर पर 2 सींग निकल आया, आंखें खून की तरह लाल हो गया और 2 दांत बाहर निकल गया। और जब सत्य ने उस लाल इंसान को अपने असली रूप में आते हुए देखा तो सत्य ने उस लाल इंसान से बोला, तो आखिरकार तुम अपने असली रूप में आ ही गए। और इतना बोलकर सत्य उस लाल इंसान जो अब एक लाल शैतान में बदल गया था उसे देखा। और जब उस लाल शैतान ने सत्य के बातों को सुना तो उस लाल शैतान ने शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, लड़के अब जो कि तुमने मुझे मेरे असली रूप में आने के लिए मजबूर कर ही दिया है तो अब मैं तुमसे इसका शुद्ध समेत बदला भी चुका लूंगा। और इतना बोलकर उस लाल शैतान ने सत्य पर हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस लाल शैतान के हमले को देखा तो अपने हाथों में बिजली रोशनी को जला दिया। और जब उस लाल शैतान ने सत्य के हाथों में बिजली रोशनी को देखा तो उस लाल शैतान ने हंसते हुए बोला, तुम्हारा ये रोशनी सिर्फ योद्धाओं को ही नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे नहीं। और इतना बोलकर वह लाल शैतान और भी ज्यादा रफ्तार से सत्य पर हमला कर दिया। और जब सत्य ने उस लाल शैतान के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, तो फिर चलो मैं भी तो देखूं कि आखिर कब तक तुम इस रोशनी को सहन कर सकते हो। और इतना बोलकर सत्य ने उस लाल शैतान पर हमला कर दिया। और जब सत्य और उस लाल शैतान का मुक्का आपस में टकराया तो एक तेज धमाका हुआ और उस धमाके से निकले ऊर्जा ने आसपास के पेड़ों को एक ही पल में गिरा दिया। पर इस टक्कर से न तो सत्य एक भी कदम पीछे हटा और न ही वह लाल शैतान। और फिर उस लाल शैतान ने अपने हाथों में भयानक लाल ऊर्जा को इकट्ठा किया और फिर सत्य पर हमला कर दिया और हंसते हुए बोला, लड़के अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और जब सत्य ने उस लाल शैतान के हमले को देखा तो सत्य ने बिजली रोशनी से हमला कर दिया। और देखते ही देखते सत्य और उस लाल शैतान का हमला आपस में टकरा गया और सत्य एक कदम पीछे हट गया। और जब उस लाल शैतान ने सत्य को पीछे हटते हुए देखा तो उस लाल शैतान ने हंसते हुए बोला, लड़के मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और फिर वह लाल शैतान हंसने लगा। और जब सत्य ने उस लाल शैतान को हंसते हुए देखा तो सत्य ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और सत्य के इतना बोलते ही सत्य के हाथों में भयानक नर्क की रोशनी जलने लगा। और जब उस लाल शैतान ने सत्य के हाथों में नर्क की भयानक रोशनी को देखा तो उस लाल शैतान को नर्क की रोशनी से काफी डर लगने लगा। और फिर वह लाल शैतान कुछ कदम पीछे हटते हुए बोला, नहीं तुम्हारे पास नर्क की रोशनी नहीं हो सकता है। और इतना बोलकर वह लाल शैतान अपना सर नोचने लगा। और जब सत्य ने उस लाल शैतान को डरते हुए देखा तो सत्य ने कठोरता से बोला, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर सत्य ने नर्क के भयानक रोशनी से उस शैतान को एक ही पल में जलाकर राख कर दिया। जब सत्य ने उस लाल शैतान को जलाकर राख करने के बाद सत्य ने नर्क की रोशनी को अपने शरीर में वापस ले लिया और फिर वहां से अपने घर की ओर जाने लगा। सत्य घर की ओर जा ही रहा था कि तभी सत्य की नजर एक प्राचीन कागज पर पड़ा। और जब सत्य ने उस कागज को देखा तो सत्य को उस प्राचीन कागज से प्राचीन ऊर्जा महसूस हो रहा था। और इतना महसूस होते ही सत्य उस दुकान के पास चला गया
और उस दुकान के पास जाने के बाद सत्य ने उस प्राचीन कागज को उठा लिया और फिर ध्यान से उस प्राचीन कागज को देखने लगा। और जब उस दुकान का मालिक अर्जुन ने सत्य को वह प्राचीन कागज को देखते हुए देखा तो अर्जुन ने शांति से बोला, प्रिय ग्राहक, इस प्राचीन कागज की 100 सोने की सिक्के हैं। और जब सत्य ने दुकानदार अर्जुन के बातों को सुना तो सत्य थोड़ा हैरान हो गया। और फिर सत्य ने दुकानदार अर्जुन से बोला, तो ऐसा क्या खास है इस मामूली सा कागज में जो आप इसे 100 सोने के सिक्के में बेच रहे हैं? और इतना बोलकर सत्य दुकानदार अर्जुन को देखा। और जब दुकानदार अर्जुन ने सत्य के बातों को सुना तो दुकानदार अर्जुन ने गंभीर होते हुए धीमी आवाज में बोला, ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ और तुम ये बात किसी को मत बताना कि ये कागज असल में प्राचीन खजाने का नक्शा है। और जब सत्य ने दुकानदार अर्जुन के इस बात को सुना कि ये प्राचीन कागज प्राचीन खजाने का नक्शा है तो सत्य को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुआ, क्योंकि सत्य उस प्राचीन नक्शे को देखते ही समझ गया था कि ये किसी प्राचीन खजाने का नक्शा है। और जब दुकानदार अर्जुन ने ये देखा कि प्राचीन खजाने का नाम सुनकर भी सत्य के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया है तो दुकानदार अर्जुन ये समझ गया कि उसका चाल बेकार हो गया है। तो दुकानदार अर्जुन ने खिसियाते हुए बोला, छोटे भाई, तुम इस प्राचीन कागज का 50 सोने के सिक्के दे देना। अगर कोई और ये प्राचीन खजाने की नक्शा को खरीदता तो मैं उससे 100 सोने के सिक्के ले ही लेता, पर अब जो कि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ तो तुम्हारे लिए मैं इस प्राचीन नक्शे को आधी कीमत में दे रहा हूँ। और इतना बोलकर दुकानदार अर्जुन सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने दुकानदार अर्जुन के मिठी बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, वो क्या है न अर्जुन भैया, मेरे पास सोने के सिक्के नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बदले कोई बेहतर चीज खोज कर लाऊं और फिर उस चीज को बेचकर आपके पैसे को चुका दूं। और अब जो कि आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए इतना तो कर ही सकता है। और इतना बोलकर सत्य दुकानदार अर्जुन को देखने लगा। और जब दुकानदार अर्जुन ने सत्य के बातों को सुना तो दुकानदार हक्का बक्का रह गया। और फिर कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद दुकानदार अर्जुन ने मजबूर होते हुए बोला, ये लड़का तो तेज धार निकला, मेरे ही बातों में मुझे ही फंसा दिया। और फिर दुकानदार अर्जुन ने सत्य को एक कागज पकड़ा दिया। और फिर दुकानदार अर्जुन ने सत्य से बोला, छोटे भाई, तुम्हें लाल पहाड़ी पर जाकर उस पहाड़ी से ये जड़ी बूटी लाना है। और इतना बोलकर दुकानदार अर्जुन उस प्राचीन कागज को अपने पास रख लिया। और जब सत्य ने दुकानदार अर्जुन के बातों को सुना तो सत्य ने कुछ भी नहीं बोला और फिर वहां से चला गया। और करीब 100 किलोमीटर चलने के बाद सत्य एक खूबसूरत गांव में पहुंच गया, जहां पर चारों तरफ हरियाली और खुशहाली था। और जब सत्य ने उस खूबसूरत गांव को देखा तो सत्य को काफी शांति महसूस हो रहा था। और उस खूबसूरत गांव के अंदर जाने के बाद सत्य ने दुकान पर बैठे एक बूढ़े आदमी से पूछा, चाचा, ये लाल पहाड़ी का रास्ता कौन है? और जब उस बूढ़े आदमी ने लाल पहाड़ी का नाम सुना तो वह बूढ़ा आदमी काफी डरने लगा। और जब सत्य ने उस बूढ़े आदमी को डरते हुए देखा तो सत्य ने उस बूढ़े आदमी के शरीर पर अपना हाथ रखा और फिर कुछ पढ़ा। और सत्य के पढ़ते ही वह बूढ़े आदमी शांत हो गया। और फिर सत्य से बोला, वहां जाने का इरादा बदल दो, वरना तुम्हारा हाल भी बाकी के लड़कों की तरह हो जाएगा। और जब सत्य ने उस बूढ़े आदमी के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, क्या हुआ था उन सभी लड़कों के साथ? और इतना बोलकर सत्य उस बूढ़े आदमी को देखने लगा। और जब उस बूढ़े आदमी ने सत्य के बातों को सुना तो उस बूढ़े आदमी ने शांति से बोला, असल में उस लाल पहाड़ी पर एक खूबसूरत लड़की रहती है जो लोगों को अपने बस में कर लेती है और फिर उसे अपना गुलाम बना लेती है और फिर उन सभी गुलामों की ऊर्जा को सोख लेता है। और वह लड़की जिस भी लोगों की ऊर्जा को सोखा है वह कभी भी अपने ताकतवर को नहीं बढ़ा पाया है।
इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि लाल पहाड़ी पर जाने का इरादा बदल दो। और जब सत्य ने उस बूढ़े आदमी के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे ऊर्जा को सोख लेगा, आप बस मुझे लाल पहाड़ी की रास्ता बता दीजिए। और इतना बोलकर सत्य उस बूढ़े आदमी को देखने लगा। और जब उस बूढ़े आदमी ने सत्य के बातों को सुना तो उस बूढ़े आदमी ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोला, ये आजकल के लड़के अपने बुजुर्ग की बातों को मानते ही नहीं। और इतना बोलकर उस बूढ़े आदमी ने सत्य को लाल पहाड़ी का रास्ता बता दिया। रास्ता जानने के बाद सत्य उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया किया और फिर सत्य उस बूढ़े आदमी के बताए रास्ते की ओर जाने लगा। और 2 किलोमीटर चलने के बाद सत्य उस लाल पहाड़ी के नीचे पहुंच गया। और जब सत्य ने उस लाल पहाड़ी को देखा तो सत्य को बहुत ही ज्यादा ताकतवर शैतानी ऊर्जा का एहसास हुआ। पर सत्य ने उस शैतानी ऊर्जा को इग्नोर कर दिया और फिर लाल पहाड़ी के रास्ता से ऊपर जाने लगा। और लाल पहाड़ी के ऊपर पहुंचते पहुंचते रात हो गया। और जैसे ही रात हुआ तो सत्य को और भी ज्यादा भयानक शैतानी ऊर्जा महसूस होने लगा। पर सत्य आगे बढ़ना जारी रखा और जैसे जैसे पेड़ों के पट्टा सत्य के पैरों के नीचे आ रहा था तब तब एक डरावना माहौल बन रहा था। पर सत्य को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और सत्य बिना डरे आगे बढ़ रहा था। और बहुत ही जल्द सत्य उस कागज में लिखे जड़ी बूटी को ढूंढ लिया। और जैसे ही सत्य उस जड़ी बूटी को तोड़ने के लिए छुआ तो वह जड़ी बूटी वहां से गायब हो गया। और वहां से गायब होकर सत्य से कुछ दूरी पर नजर आने लगा। और जब सत्य ने उस जड़ी बूटी को गायब होकर दूसरे जगह जाते हुए देखा तो सत्य उस जड़ी बूटी के पास चला गया। और जैसे ही सत्य उस जड़ी बूटी को छूने वाला था तभी वह जड़ी बूटी फिर से गायब हो गया। और ऐसा करते करते वह जड़ी बूटी सत्य को लाल पहाड़ी के जंगल के और भी ज्यादा अंदर ले आया। और आखिरकार वह जड़ी बूटी सत्य को लेकर एक विशाल पेड़ के नीचे ले आया। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ को देखा तो सत्य थोड़ा हैरान हो गया। और जब उस विशाल पेड़ ने किसी की मौजूदगी का एहसास किया तो उस विशाल पेड़ ने हैरानी से अपने खराश से भरे आवाज में बोला, दोस्त तुम कौन हो? और इतना बोलकर वह विशाल पेड़ सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के सवाल को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, मेरा नाम सत्य है और मैं यहाँ पर इस जड़ी बूटी के पीछे आया हूँ। और इतना बोलकर सत्य उस विशाल पेड़ को देखने लगा। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य के बातों को सुना तो उस विशाल पेड़ ने अपने खराश से भरे आवाज में बोला, ये जड़ी बूटी मेरे बीज से पैदा हुआ है और मैंने ही इस जड़ी बूटी को एक काबिल योद्धा को खोजने के लिए बोला था। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, वो इसलिए क्योंकि तुम अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो। और इतना बोलकर सत्य उस विशाल पेड़ को देखने लगा। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य के बातों को सुना तो वह विशाल पेड़ काफी हैरान हो गया और हैरान होते हुए अपने खराश से भरे आवाज में बोला, पर तुम ये बात कैसे जानते हो? अभी तक तो मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं हूँ। और इतना बोलकर वह विशाल पेड़ सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, मुझे ये सब कैसे पता है? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें इस दर्द से छुटकारा दिला सकता हूँ। और इतना बोलकर सत्य उस विशाल पेड़ को देखने लगा। और जब उस विशाल पेड़ ने ये सुना कि सत्य उसे इस भयानक दर्द से छुटकारा दिला सकता है तो वह विशाल पेड़ काफी खुश हो गया। और फिर सत्य से बोला, तो फिर देर किस बात की, इलाज शुरू करिए। और इतना बोलकर वह विशाल पेड़ सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, ठीक है, पर मैं ये बात पहले ही बता देता हूँ कि इस इलाज में तुम्हें कुछ ज्यादा दर्द को सहन करना होगा। अगर तुम इस बात से राजी हो तो मैं इलाज शुरू करता हूँ।
और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य के बातों को सुना तो उस पेड़ ने सत्य से बोला, ये रोज इतना दर्द सहने से तो अच्छा है कि एक बार ही सह लूं। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य ने अपने हाथों में नर्क की रोशनी को जला दिया। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य के हाथों में जलती रोशनी को देखा तो वह विशाल पेड़ थोड़ा डरने लगा और डरते हुए सत्य से बोला, तुम कौन हो? और फिर उस विशाल पेड़ ने कुछ याद करते हुए हैरानी से बोला, अच्छा तो तुम भयानक डार्क एंजल हो। और इतना बोलकर वह पेड़ सत्य को हैरानी से भरे नजरों से सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, मुझे नहीं लगा था कि परी लोक का पेड़ मेरे सच्चाई का पता लगा पाएगा। और जब उस विशाल पेड़ ने सत्य के बातों को सुना तो वह विशाल पेड़ पहले तो काफी हैरान हो गया और फिर शांति से बोला, मुझे नहीं लगा था कि डार्क एंजल मुझे पृथ्वी लोक पर मिलेगा। और इतना बोलकर वह विशाल पेड़ सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने उस विशाल पेड़ के बातों को सुना तो सत्य ने शांति से बोला, शायद ईश्वर की यही मर्जी है। और फिर सत्य ने नर्क की रोशनी को उस विशाल पेड़ के अंदर भेज दिया। और जैसे ही सत्य ने नर्क की रोशनी को उस विशाल पेड़ के अंदर भेजा तो वह विशाल पेड़ दर्द से छटपटाने लगा। और कुछ ही पलों के बाद वह विशाल पेड़ नर्क की रोशनी के कारण जलने लगा। और कुछ पल उस विशाल पेड़ को अपने नर्क के रोशनी में जलाने के बाद सत्य ने नर्क की रोशनी को वापस ले लिया। और जब सत्य ने नर्क की रोशनी को वापस ले लिया तो उस विशाल पेड़ को काफी अच्छा महसूस होने लगा। और कुछ समय के बाद वह विशाल पेड़ धीरे धीरे एक सुनहरे पेड़ में बदल गया। और जब उस विशाल पेड़ ने खुद को सुनहरे पेड़ में बदलते हुए देखा तो वह पेड़ काफी हैरान हो गया। और फिर उस विशाल पेड़ ने खुश होते हुए बोला, मिस्टर सत्य, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सुनहरे पेड़ में बदलने का मौका दिया। और इतना बोलकर उस विशाल पेड़ ने सत्य को उठाकर अपने ऊपर बैठा लिया। और कुछ पल खुशी मनाने के बाद वह विशाल पेड़ काफी गंभीर हो गया। तो क्या है उस विशाल पेड़ के गंभीरता का कारण? और आखिर क्यों सत्य ने अपना असलियत उस विशाल पेड़ को दिखाया? जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और रहस्य से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।